हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर क्या कवर करने वाले हैं, 200 प्लस इम्पोर्टेंट्स ग्रामर्स के रूल्स कवर करेंगे। और ये जो ग्रामर का सेशन होगा, इसमें क्या होगा, ऑल टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, सारे के सारे, ऐसा नहीं, नाउन प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सारे कवर यहाँ पर होंगे। ओके, अपने आप में ये एक मास्टर वीडियो होगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसमें आपको। 70% ग्रामर इसकी कवर्ड इस वीडियो में हो जाएगी, और जो 30% बचेगी, तो 30% में आपको अपने क्लास नोट्स से कवर कराऊंगा। ठीक है, जो मेरे क्लास नोट्स हैं, हालांकि मैं उनका भी पीडीएफ इंक्लूड करके, पीडीएफ बनाकर उनको यहाँ पर इंक्लूड करके उनको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ जो रूल्स मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, कुछ रूल्स हैं जो उसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो वो मिलेगी हमारी नेक्स्ट पार्ट में, 30% में वहाँ से कवर करा दूँगा। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपकी 70% ग्रामर इसी वीडियो में कवर होने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल नंबर हमारा 1 है। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? ओके, देखिए मेरे प्यारे साथियों, रोल नंबर 1 में क्या है, यहाँ रोल नंबर 1 में दिया गया है। देखिए, अगर कुछ जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आपको टेंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं, टेंस की बेसिक पहचान आपको होनी चाहिए कि टेंस हमें कैसे पढ़ने हैं, क्या उनकी पहचान होती है, कौन सी वर्ब लगी होती है, तो कौन से पार्ट्स में बना हुआ टेंस है, ये बेसिक पहचान आपको आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको जो कंपटीशन में पूछे आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में, जॉब में पूछे आते हैं, जॉब के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट या कोई रेगुलर जो हमारे डे बाय डे का जो काम होने वाला होता है, डेली का रूटीन वर्क होता है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। लेकिन उस रूटीन को बताने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपके सामने दे रखे हैं। देखिए, जैसे हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, यूजली, ऑफन, एवरीडे या डेली। इस तरीके के कीवर्ड हैं, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होते हैं। इन्हें अगर आप किसी और पार्ट्स में बनाएंगे तो वहाँ पे आपका एरर बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मधु इज़ ऑलवेज गोइंग टू टेम्पल। देखिए, यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा रखा है, तो कंटिन्यूस में नहीं बनेगा, ये खुद बोला भी इसने कि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें क्या ऑलवेज आ रहा है। देखिए, ऑलवेज है इसमें, देखिए ये है ऑलवेज। अगर इसमें ऑलवेज है तो हमेशा ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। आपको नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ध्यान रखना है, ये कीवर्ड याद कर लेने हैं। जैसे हार्डली है, स्केर्सली है, रेयरली है, ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, यूजुअली है, ऑफन है, एवरीडे या डेली। इस तरीके के कीवर्ड होते हैं, इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके ये याद हो जाएंगे। बस आपको माइंड में ये रखना है कि हाँ, हमने ये कीवर्ड पढ़े थे, तो इसका यूज़ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन देखिए आगे और दिया है कि नेवर हो, ऑलवेज हो, इनका हम सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं। ठीक है, नेवर और ऑलवेज जो है, इनका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे हैव है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे ऑलवेज दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपना आप सेंटेंस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है कि आई हैव नेवर मेट ए सच ए ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। अब यह क्या है, देखिए नेवर दे रखा है, सेंटेंस में नेवर दे रखा, तो ये भी सेंटेंस में हमारा किससे बना रखा है, इसने प्रेजेंट परफेक्ट में बना रखा है। ओके, बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए, सारे रूल बिल्कुल अलग अलग टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, और अच्छी तरीके से मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, देखिए मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट रूल है हमारा कंडीशनल सेंटेंस पे बेस्ड होता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कंडीशंस बताई जाती हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो उसके कुछ कंजक्शंस होते हैं, जैसे व्हेन है, अनटिल है, अनलेस है, आफ्टर है, बिफोर, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, ये कंजक्शंस होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 क्लाउज होती हैं। क्लाउज कैसे कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है। जिस क्लाउज के साथ ये कंजक्शन जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं हम इफ़ क्लाउज। ठीक है भाई, यानी कि कंडीशन बताने वाली क्लाउज कहते हैं।
तो उसके साथ हमेशा बिल या सेल का यूज नहीं कर सकते, यानी कि जिसके साथ ये कंजक्शन मिलेंगे क्लाउज के साथ, उस क्लाउज में हम बिल या सेल का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ से एग्जाम्पल में दे रखा है कि इफ़ यू विल गिव मी बुलेट, क्या ना कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुना भी है आपने। तो यहाँ पे इफ़ क्लॉज आ रही है, ये इफ़ आ रहा नहीं आ रहा, तो इफ़ का क्लॉज क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे ये विल नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा हमारा, इस वाली क्लाउज में आ सकता है, यानी कि जो दूसरी क्लाउज है हमारी प्यारे साथियों, उसमें हम इस बिल का या सेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ़ क्लॉज में यूज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे बिल नहीं आएगा, इस वाले पार्ट में आ सकता है। ओके, और हमेशा ध्यान रखना इफ़ के बाद कोमा लगा के ही दूसरी क्लाउज लिखते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे यहाँ कंजक्शन इफ़ लिख रहा है, तो इसी के साथ जैसे अनटिल और अनलेस मिल जाता है, लिखो यार, ठीक है। तो अनटिल या अनलेस के साथ इस सेंटेंस में ही बिल या सेल तो आएगा ही नहीं, लेकिन इसके साथ नोट भी नहीं आता है। अनटिल हो या अनलेस हो, इसके साथ नोट भी नहीं आता है सेंटेंस में, ये एक्स्ट्रा याद रखना है आपको, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल दे रखा है हमारा कि एट प्रेजेंट कुछ कीवर्ड्स होते हैं। एट प्रेजेंट है, नाउ डेज है, या दीज डेज है, एट द मोमेंट है, नाउ है, स्टिल है, ठीक है, जिसका मतलब अभी भी होता है। तो इस तरीके के कीवर्ड्स हमेशा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, दीज डेज, ये क्या है, कीवर्ड है, और आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रखा है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए प्रेजेंट का। दीज डेज, इन दिनों, आई एम टीचिंग, तो आई एम के साथ ही मैंने क्या लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, आई एम टीचिंग नाउ। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए व्हाट डू यू डू नाउ डेज। अब देखिए जैसे नाउ डेज ये कीवर्ड है, मैंने इसी से पहचान लिया। जब ये कीवर्ड मैंने पहचान लिया तो मुझे पता चल गया कि अगर ये कीवर्ड हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही यूज होता है, तो वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनाऊंगा टेंस को। तो व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग आएगा, ठीक है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो रूल क्या बनता है, आपको बस ये कीवर्ड याद रखने हैं, ठीक है। जो भी पीछे पढ़े थे हमने, क्यू वाले कीवर्ड जो होते हैं किस में यूज करते हैं, हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो ये जो कीवर्ड है जो आपके सामने लिख रहे हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसे स्टडी वर्ब कहते हैं, जैसे फील, हियर या स्मेल, ये वर्ब हो गई, ठीक है, जो परमानेंट इफेक्ट को, इमोशनल स्टेट्स को बताती हैं। या जैसे ये वर्ब याद रखनी है, हेट, लाइक, एडमायर, फियर, लव या रेस्पेक्ट है, या डिसलाइक है, वांट है, या विश है, ठीक है, एग्री है, नो है, मीन है, थिंक है, सपोज, अंडरस्टैंड है, बिलीव है। और कुछ पोजीशन बताने वाली वर्ब होती हैं, हैज़, हैव, या पजेसिव, यानी पजेसिव है, कंटेन है, कंसिस्ट है, कीप है, ठीक है। तो इनकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, यानी कि इन वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक स्थिति बताती हैं। क्या बताती हैं, स्थिति, यानी कि स्टेट बताती हैं कि मैं उसको प्यार करता हूँ, आई लव यू, तो लविंग यू नहीं लिख सकते हम इसको, ठीक है, कि मैं इसको डिसलाइक कर रहा हूँ, लाइकिंग यू, मैं इसको पसंद कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कर रहा हूँ। ये क्या होता है, करता हूँ या करता था, इस तरीके के सेंटेंस हम यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन वर्ब में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, यानी कि इन वर्ब में कभी भी क्या होगा, आईएनजी लगा के आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बना कर दे देगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनाना है, उसकी जगह आपको क्या बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ठीक है। जैसे लिख रहा है, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। ये क्या तरीका है अभी सेंटेंस बोलने का, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अरे नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ या जानता था, ये तरीका हो सकता है बोलने का, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको मोर देन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाना है। तो आई नो यू, तो इसके आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे देखिए, सी इज़ लाइकिंग, वह मुझे पसंद कर रही है, अरे कर रही है नहीं, करती है, सी लाइक्स मी, ठीक है, इसी कैसे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ और कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ऑफ लेट है, लेटली है, टिल टुडे है, सो फार है, अप टिल नाउ है, या जस्ट है। तो आपको ये कीवर्ड याद रखने हैं। इन कीवर्ड का यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ये कीवर्ड अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपको एकदम जस्ट ध्यान रखना है कि इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे लिख रहा है, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क येट। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये येट आ गया। जब येट आ गया तो यहाँ पे डिड नॉट क्यों आएगा, फिर डिड नॉट का यूज़ तो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं हम।
यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम हैव नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यह एग्जाम्पल हमारा ठीक हो जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताया गया है, जिसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। देखिए सिंस का यूज कहाँ करते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज कहाँ करते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। और इसमें एक ध्यान रखना है, जहाँ सिंस या फॉर आता है वहाँ उस सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मिलता है, वहीं गलती होगी। जैसे यहाँ इंडिया फेस फॉर फॉरेन कंट्रीज़ अटैक सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। यानी कि इंडिया यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सिंस दे दिया है। अब यहाँ पे सिंस दे दिया है तो जो टेंस बनेगा हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाओ इसको, ठीक है भी। तो मैंने यहाँ पे किस में बना दिया, क्या नाम है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप इसकी जगह हैज़ बीन फेसिंग भी लिख सकते हैं, हैज़ बीन फेसिंग भी लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों में से कुछ में भी बना सकते हैं, अगर यहाँ पे सिंस या फॉर आ रहा है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको याद रखना है। इसी से एरर आपके अगर एग्ज़ाम देते हैं प्री की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGL की या TGT PGT की, तो इससे बाहर मेरे ख्याल से कुछ आने वाला नहीं है। बशर्ते आपको जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स मैं बताते चल रहा हूँ, जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताते हुए चल रहा हूँ इस बुक से, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुननी है, ओके। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, सिंस का यूज कुछ अलग कंडीशन में भी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिख रहा है ध्यान रखेंगे, इसे छोड़ेंगे। सिंस का मतलब क्या होता है, जब से। देखिए ध्यान रखेंगे, जब सिंस अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो सेंटेंस के बाद आने वाली जो क्लाउज होगी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनेगी, और सेंटेंस से यानी कि सिंस के पहले जो क्लाउज होगी हमारी वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगी। ध्यानपूर्वक सुने, अगर सेंटेंस के बीच में सिंस आ रहा है तो सिंस आने के बाद इधर वाली जो क्लाउज होगी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर जो क्लाउज होगी हमारी वो हमेशा किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैज़ या हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है भाई। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, बस ये रूल ही आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंस आ गया है, सिंस के बाद देखा मैंने कि यहाँ पे ये क्लाउज है पूरी, ठीक है भाई, ये क्लाउज है पूरी, इसके बाद भी ये पूरी क्या है, एक क्लाउज है, ठीक है। तो सिंस के बाद देखा यू है सेकंड फॉर्म में केम, कम की सेकंड फॉर्म केम दे रखी है, और यहाँ पे क्या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है। देखिए यहाँ पे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पेन नहीं चल पा रहा है, तो आप समझ गए होंगे, ओके। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैव के साथ बीन लगा के पासिंग भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, कह रहा है कि जब पास्ट की दो घटनाएं हों, ठीक है, जब पास्ट की दो घटनाएं होती हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि जो पहली घटना हो, ठीक है भाई, एक मिनट पेन ले लेते हैं, जो पहली घटना हो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तथा दूसरी घटना को किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पहली घटना का मतलब होता है जो सेंटेंस में जो काम पहले हो रहा हो, जैसे सेंटेंस लिख रहा है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बताइए पेशेंट पहले मर गया था या डॉक्टर बाद में आया था, डॉक्टर के पहले आने से, यानी कि वो कहना चाह रहा है द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो इसमें काम क्या हुआ है, पहले पेशेंट मर गया है, ठीक है। तो जो पेशेंट मर गया है पहला काम ये हुआ है, तो इस वाले पार्ट को बनाएंगे हम किस में, पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर वाला जो क्लाउज होगा वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा तरीका ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको सेंटेंस में ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा काम कैसे हुआ है, पहले हुआ है, या आपको इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, वैसे तो क्लियर हो रहा है कि पेशेंट पहले ही मर गया है, डॉक्टर बाद में आया है ना। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो दूसरा तरीका इसका ये होता है कि जैसे सेंटेंस के अगर बीच में बिफोर आ रहा है, ठीक है भाई, सेंटेंस के बीच में बिफोर आ रहा है तो बिफोर के बाद जो क्लाउज आएगा हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और बिफोर से पहला वाला जो क्लाउज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है भाई, लेकिन ये रट्ठा मारने वाली बात हो जाती है। आपको पेशेंस रखना है और समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रट्ठा मारने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए जिस सेंटेंस में आफ्टर आता है तो वो उसका सेंस जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो बिफोर का रूल होता है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे बिफोर के बाद कौन सी क्लाउज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आफ्टर के बाद कौन सी आएगी, पास्ट परफेक्ट, यानी कि उल्टा रिवर्स कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इधर कौन सा पार्ट होगा,
सॉरी पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आफ्टर के बाद क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, और आफ्टर के बाद कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। यानी कि अगर आपने एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ते समय, तो आपको एक क्लाउज याद रखनी है कि बिफोर वाला क्लाउज क्या है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट में आएगा। और आफ्टर का याद रखना है तो बस उसका रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात और ध्यान दें, ऐसा तभी होता है जब दो क्लाउज यानी कि दो कार्य किसी सेंटेंस में, अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हों, चाहे एक पहले हो रहा हो या बाद में हो रहा हो, जब भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि सामान्यतः पास्ट की एक घटना के लिए, केवल एक घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं, ओनली पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे ही हैड कम यस्टरडे, वो आपसे कहा जा रहा है कि ही हैड कम यस्टरडे, वह कल यहाँ आ चुका था। तो यहाँ पर एक ही घटना बताई जा रही है, दूसरा कोई सेंटेंस ही नहीं है इसके साथ, तो यहाँ पे हम हैड नहीं लगाएंगे, ओनली सेकंड फॉर्म में बनाएंगे इसके, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। यानी कि एक ही सेंटेंस को हमेशा हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा सेंटेंस समझेंगे, देखिए ये कह रहा है कि पास्ट में, रूल नंबर 9 है, पास्ट में रेगुलर होने वाले कार्य को सिंपल पास्ट में बनाते हैं। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, यानी कि पास्ट के हैबिट बता रहा है कि इट इज़ सेड ऑफ अकबर, अकबर के बारे में कहा है कि ही स्लेप्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, फॉर 3 आवर्स ए डे। यानी कि पास्ट की जो घटना है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो अकबर था वो एक दिन में मात्र 3 घंटे सोता था, ठीक है। तो ये पास्ट की घटना बताई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसको पास्ट की घटना बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। अरे कहाँ से मैसेज आ रहे हैं, देखिए भाई, तो इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, ठीक है, किसके बारे में, अकबर के बारे में, कि वह स्लेप्ट, स्लेप्ट का मतलब सोता था, ही के साथ, ही किस लिए आ रहा है, अकबर के लिए आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे ही सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो ये प्रेजेंट में बता रहा है ये बात, ठीक है, यहाँ यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब हम किसी फ्यूचर का टाइम बताते हैं, क्या बताते हैं, जब हम किसी का फ्यूचर का टाइम बताते हैं, तो फ्यूचर के टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और उसके साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, ठीक है भाई। यानी कि सब्जेक्ट बिल है या सेल के साथ है प्लस बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है ही विल हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2020। यानी कि देखिए कोई काम ऐसा है कि 2020 से पढ़ा रहा है, वो अब भी पढ़ा रहा है, यानी कि फ्यूचर का टाइम में मैं कह रहा हूँ कि 2020 से पढ़ा रहा है, वो अभी भी पढ़ा रहा है और आगे भी पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ाता रहेगा। अगर इस तरीके का सेंस निकल रहा है, तो अगर यहाँ फ्रॉम यूज हो रहा है, तो फ्रॉम से पता चलता है कि ये जो टाइम है ये 2020, हालांकि देखिए जब बुक बनी थी ये, तो जब बुक बनी तो ये 2015 की बनी हुई होगी, वो बहुत पुरानी भी हो सकती है, तो इसमें 2020 इंक्लूड है। जब ये बुक बनी थी तो इसमें 2020 ही फ्यूचर का टाइम ऐड करा होगा। अगर हम 2020 समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा मान लीजिए 2030 मान लीजिए, आप यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात आपको यह रखनी है कि फ्रॉम से जो टाइम बताते हैं हम फ्यूचर का टाइम बताते हैं, क्या बताते हैं, फ्यूचर का टाइम। और उसके बाद जो यहाँ पर टेंस यूज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे फ्यूचर परफेक्ट यूज नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ही यूज होता है, यानी कि विल हैव के बाद बीन आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताने की बात चल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है, देखिए हमारा बाई से अगर हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन का टाइम बताएं, जैसे वाई प्लस हो और फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो ऐसा साल या ऐसा टाइमिंग। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है जहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि मैं एक मार्केट में रहता हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन कोऑपरेट करने की कोशिश करना। देखिए अगर बाई प्लस फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन दे रखा हो तो उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बिल या सेल के साथ वर्ब की थर्ड है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। जब ये बुक बनी थी तो उस टाइम यहाँ पे ऐसा मान लीजिए 2020 अब मत मानिए, इसको है 2030 मान लीजिए, इसे 2015 मत मानिए, इसे 2025 मान लीजिए, अब तो समझ गए आप। तो ये 2030 जो है और 2025 जो है कौन से टाइम है हमारे, ये फ्यूचर के टाइम है, यानी कि आने वाले समय के टाइम है, हमारे फ्यूचर के साल हैं, ठीक है। तो हमारे इसके साथ क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, दोनों तरफ बाई आ रहा नहीं आ रहा है। जब बाई आ रहा है तो इधर हम क्या यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना विल हैव या सेल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो इधर विल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, इस सेंटेंस में विल हैव के साथ या तो बीन के साथ, ये देखिए ये पैसे वही से बना हुआ सेंटेंस है, विल हैव के साथ यहाँ पे भी क्या है बीन और वर्ब के थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, रूल कैसे पढ़ना है ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार और, कन्फ्यूज ना हो।
ऐसे मान लीजिए आप, जैसे रूल नंबर 10 समझा रहा हूँ कि अगर कहीं फ्रॉम आ रहा है तो उसके बाद जो भी टाइम आएगा हमेशा ध्यान रखना, ये तो हमारा पास्ट का हो गया है, वैसे फ्यूचर का ही टाइम आएगा। किसका आएगा? फ्यूचर का टाइम। तो इधर जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, ओनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर बाई के साथ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन आ रहा हो, 2030, 2040, 2050 इस तरीके के टाइम आ रहे हों, ठीक है भाई, तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे? बिल या सेल, उसके साथ वर्ब हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए बिल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे बाई के साथ क्या टाइम दे रखा है, आप 2020 मत मानिए, 30 मान लेना, 2000 से 30 मान लेना, ठीक है भाई। इसे भी 2025 मान लो, चलो कुछ भी मान लो जो फ्यूचर का टाइम हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमेशा फ्यूचर परफेक्ट आएगा और यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर 12 है हमारा। रूल नंबर 12 में क्या दिया गया है? पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटिव है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटिव क्या कंडीशन होती है, अगर कहीं यस्टरडे या द डे बिफोर है, यस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है या लास्ट ईयर है, या ऐसा कोई ईयर जो पास्ट का है, जो गुजर चुका है, 2018 मान लो, 2016 मान लो, 2015 मान लो, ठीक है, ऐसा टाइमिंग, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं आपको, जो कीवर्ड्स बोलते हैं इसको हम। यस्टरडे है, द डे बिफोर है, यस्टरडे आ गया है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ भी चीज़ हो, 2018, 2020, 2015, 2014, 1947 इस तरीके की बात चलती है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट मंथ आ गया है, यहाँ पर लास्ट लग रहा है ना, लास्ट मंथ की बात चल रही है, तो यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। यहाँ पे द डे बिफोर एक कीवर्ड आ गया है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म है बैंड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रूल में हमें क्या समझाया गया है। दोस्तों कोऑपरेट करने की कोशिश करना, थोड़ा शॉर्ट शराबा हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। अगर देखिए यूनिवर्सल या टेम्पोरल ट्रुथ की बात चलती है, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो यूनिवर्सली ट्रुथ है या टेम्पोरल सांसारिक तौर पे बिल्कुल टेम्पोरल है, ट्रुथ है, सच है वो, तो वहाँ पर हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यानी कि जो ऐसी चीज़ जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जैसे द अर्थ इज मूव्स अराउंड द सन, जो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये तो सच बात है। सूर्य कहाँ से निकलता है? हमेशा, एक मिनट दोस्तों, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, तो ये फैक्ट्स है, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते हम, तो हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। जैसे सेंटेंस में बोला है द सन राइसेस इन द ईस्ट, पूरब से निकलता है, ठीक है, तो इसमें एस लगा दिया है हमने राइसिस के अनुसार, वो सन के अनुसार, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रमन इज़ एन ऑनेस्ट फेलो, तो रमन क्या था? वो एक ऑनेस्ट फेलो है। ये क्या है? एक टेम्पोरल है, सांसारिक तौर पर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस में। देखिए अब सेंटेंस हमारा नेक्स्ट है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ होती हैं प्रोवर्ब्स होती हैं, उनके फैक्ट्स होते हैं, जो कहावत होती हैं, या कोई स्टेटमेंट मान लो, ठीक है, जो बुक्स के होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, या कोई कोटेशन जिससे किसी फेमस राइटर ने बोली हो, ऐसी कोटेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे वर्च्यू हैज़ इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है भाई, तो हैज़ इट्स ओन रिवार्ड, तो हैज़ जो है ना यहाँ पे, ये अपने आप में सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है। ओके, द गीता सेज दैट साउल इज़ इमॉर्टल, गीता कहती है, यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट देखिए, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है। इज एम आर के साथ अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो अभी क्या होता है आपको देखिए, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रही हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आ रहा हो तो प्रेजेंट डेफिनेट है। और इज एम आर के बाद जैसे आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ए बॉय, आई एम ए गुड बॉय से के सेंटेंस आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है, ठीक है, हालांकि वो प्रेजेंट ही होता है। तो ही वर्क्स इन द ऑफिस, इन दिस ऑफिस, देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है? एक रूटीन बताया जा रहा है, किस ऑफिस में काम करता है। वी लिव इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। द अर्थ इज़ राउंड, द अर्थ क्या है? वो राउंड है एक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ही गेट्स अप अर्ली सनराइज बिफोर सनराइज, यानी कि सनराइज से पहले उठता है वो। सी गोज टू टेम्पल एवरी डे, एवरी डे यहाँ पे क्या है? रूटीन वर्क बताया जा रहा है कि एवरी डे टेम्पल में जाती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हम कहाँ बनाते हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, ये चीज़ वैसे हम पढ़ चुके हैं कि बिफोर वाला क्लाउज सिंपल पास्ट में बनता है और आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट में बनता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। वैसे इसमें यहाँ देखिए पैटर्न के अनुसार लिख भी रहा है, यहाँ बिफोर है तो इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ये, और इधर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट है।
अगर आफ्टर आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अभी बताया है पीछे। और इधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बिफोर आ गया है तो इधर पास इंडेफिनिट अपने आप में सही है, इधर पास परफेक्ट है, ये अपने आप में सही है, तो सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। आई लेफ्ट फॉर मुंबई आफ्टर। अब देखिए यहाँ पे जैसे आफ्टर आया है तो इधर क्या है, हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और इधर सेकंड फॉर्म है, तो ये अपने आप में सेंटेंस ये भी ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रेजेंट की जो अनफुलफिल्ड विश होती है, जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, हालांकि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं पीएम होता तो मैं सबको एक एक जॉब देता, क्या मैं हूँ पीएम? नहीं हूँ ना। तो ये प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विश बोलते हैं, इसको डिज़ायर बोलते हैं या कंडीशंस बोलते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, इनको समझ लेना है आपको। एग्जाम्पल 2-3 ही होंगे, इसी से समझना है। देखिए अगर इफ के साथ सब्जेक्ट आ रहा हो या सेकंड फॉर्म आ रही हो तो दूसरी क्लाउज में हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको ऐसे ही याद रखना है। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या बताते हैं, प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश बताते हैं, या डिज़ायर बताते हैं, या कंडीशन बताते हैं। जैसे कि जो काम कभी हो नहीं सकता उसको तुम करने की कोशिश कर रहे हो, या मान रहे हो, एग्ज्यूम कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट की। तो ध्यान रखना है कि इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म है तो दूसरे वाली क्लाउज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको ध्यान रखना है, अगर सेकंड इधर वाली क्लाउज में अगर उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है तो इधर तुम्हें बिल दे देगा लगा के, तो जबकि क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए। अगर इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इधर सेकंड फॉर्म देगा वो तुम्हें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से वो एरर पूछेगा। दूसरा सेंटेंस का रूल क्या होता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट के साथ वर आ रहा है या कोई कॉम्प्लीमेंट हो उसके बाद, ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस में भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के साथ अगर वर आ रहा है तो दूसरे क्लाउज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अरे क्या हो रहा है ये, एक मिनट हो जाइए दोस्तों। ओके, हाँ जी, देखिए दोस्तों, तो रूल पैटर्न नंबर हमने अरे पेन ले लेते हैं, एक मिनट। पैटर्न नंबर ए हमने पढ़ लिया है, पैटर्न नंबर 2 पढ़ लिया है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म में तो दूसरी क्लॉज में वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर आ रहा है तो दूसरी क्लॉज में भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ओके, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, अगर वर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर निकलेगा अगर। क्या निकलेगा इसका मीनिंग, अगर उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो दूसरी क्लाउज में भी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ से बहुत एरर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल्स है, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए, इफ़ आई वर, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ़ आई के साथ क्या आ गया, वर, तो इधर क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड है और ये सेव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कह रहा है कि इफ़ आई वर ए डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो आई वुड सेव यू, मैं तुम्हें बचा लेता। तो ये प्रेजेंट की एक कंडीशन बता रहा है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है तो नहीं बचा पाएगा उसको। ठीक है, सेंटेंस में भी यही करा कि अगर वर आई ए डॉक्टर आई वुड हेल्प यू, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो इस वर का भी मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, अगर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। लेकिन देखिए जब पास्ट का, नेक्स्ट रूल समझेंगे, जब पास्ट का अनफुल विश या कंडीशन या डिजायर बताई जाती है तो कैसे स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम ध्यान देंगे। देखिए अगर सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इफ़ के साथ अगर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरी क्लाउज में हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इफ़ क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो दूसरी क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एरर कैसे देगा आपको, एक क्लाउज में हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म दे देगा तो दूसरी क्लाउज में यहाँ पे आपको वुड हैव ना देके विल हैव दे देगा या शैल हैव दे देगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो आपको ये याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो दूसरी क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आएगी डेफिनेटली। ओके, अगर दूसरा क्लाउज ये है कि हेड के साथ सब्जेक्ट है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, इस हेड का मतलब भी यहाँ क्या निकलेगा, अगर निकलेगा। क्या निकलेगा, अगर। तो दूसरी क्लाउज में भी यही आएगा, हेड वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं आएगा। बिल लगा के देगा आपको, यहाँ पे सेल लगा के देगा, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज करने के लिए। तो आपको अपना रूल ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इफ़ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर भाई यहाँ पे टाइम से आ जाता, हेड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो इधर क्या होना चाहिए, वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये तो है भी, देखो ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर वो टाइम से जाता तो ट्रेन को पकड़ लेता। हैड ही रीच्ड ऑन टाइम, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैड शुरू में दे दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर भी क्या होना चाहिए,
वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि है ऑलरेडी। तो ये अपने आप में सेंटेंस ठीक है। तो आपको ये रूल याद रखने हैं, जिससे कैसे मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल है हमारा व्हेन आई ओपन, अच्छा सॉरी देखिए ऐसा होता है जब कभी हम कोई कार्य पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, अगर दोनों कार्य लगातार एक साथ हो रहे हैं, एक समय पर घटित होते हैं, तो हम या तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट। लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा कि व्हेन आई ओपन द विंडो, जैसे मैंने विंडो खोली थी तुरंत द विंड केम इन। भाई जैसे मैंने एक काम किया फिर दूसरा काम लगातार उसके साथ ही हो गया, एक समय पर हुआ दोनों काम, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। इसमें देखिए दिस इज़ द फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा हो कहीं, ठीक है, उसके बाद ये टाइम आ रहा हो कुछ भी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, इस तरीके से लिखा आ रहा हो, या इस तरीके से लिखा आ रहा हो इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकंड टाइम, इट इज़ द थर्ड टाइम, या फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम लिखा आ रहा हो, तो उसके बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैव या हैव के साथ, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ लिख रहा है एग्जाम्पल में इट इज़ द सेकेंड टाइम, यह सेकेंड टाइम है यू हैव कम हेयर, जो तुम यहाँ पे आए हो दोबारा, यानी कि सेकेंड टाइम मैंने कहा था दो बार तुम यहाँ पर आए हो, ओके। तो आपको ये फ्रेज है बस ये ध्यान रखना है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकंड टाइम हो, या इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकंड टाइम हो, तो उसके बाद जो आने वाली क्लाउज होगी वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए कुछ और फ्रेज हैं इसी के साथ, तो आपको ये भी याद रखनी है, जैसे कि दिस हो या दैट हो या इट हो, दिस हो दैट हो या इट हो, उसके बाद लिख रहे हो इज़ द फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, ठीक है, या दिस या दैट के साथ लिख रहे हो, दिस या दैट ही हो सब्जेक्ट हो, उसके बाद इज़ द ओनली लग रहा हो तो भी ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी क्लास में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। दिस दैट या इट आ रहा हो, इज़ द बेस्ट या वर्स्ट या फाइनेस्ट या मोस्ट इंटरेस्टिंग, इस तरीके की फ्रेज आ रही हो, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग या दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग या इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इस तरीके से लिखो आ रहा हो तो भी हम क्या यूज करेंगे? दूसरी क्लाउज में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दैट आया तो दूसरी क्लाउज में क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए आई के साथ है वही, इसका मतलब हैव होता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो ये क्लाउज आपको याद रखनी है, ओके साथियों। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब दो नाउन्स इन कंजक्शन से जुड़ जाते हैं, एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है, टुगेदर विद है या विद है, लाइक है या अनलाइक है, लेड बाई है या डोमिनेटेड बाई है, गवर्नमेंट बाई है या इन एडिशंस टू है, तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे देखिए दो सब्जेक्ट को यहाँ जोड़ दिया है आई और यू को, तो यहाँ पे जो ये एम आ रहा है ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब का ही यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगा आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक है। माई मदर अलॉन्ग विद आ गया, तो यहाँ पे जो ये हैज़ आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? माई मदर के अनुसार आ रहा है। बस आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये कंजक्शन याद करने हैं, बस इनका ध्यान रखना। अगर ये कंजक्शन कहीं आते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल, ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए अगर मोर देन वन आता है किसी भी सेंटेंस में, मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। जैसे मोर देन वन आगे देखिए, उसके बाद गर्ल आ रहा है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर ही वर्ब है, तो ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। रूल नंबर 21 देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं भी तेज़, नहीं से स्लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखिए मैनी का रूल कहता है, मैनी के बाद अगर पैटर्न इसे छोड़ो, मैं समझाता हूँ, ये पैटर्न आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए मैनी के बाद ए या एन आता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। मैनी अगर अकेला आ रहा है तो उसके बाद प्लूरल, मैनी अगर आ रहा है तो मैनी के बाद अगर नाउन आ रहा है तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। मैनी से पहले अगर गुड ग्रेट लिखोया आ रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या ए गुड या ए ग्रेट लिखोया आ रहा है तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल ही वर्ब आएगी। यह अच्छी तरीके से समझ लेना है, दोबारा समझाता हूँ। देखिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि इसी एक ही वीडियो में आपकी सारी ग्रामर कवर हो रही है, तो आप पेशेंस रखें बस, ठीक है। अभी देखिए मैनी के साथ ए या एन आता है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है अगर अकेला मैनी आ रहा है तो। लेकिन मैनी से पहले, ये रूल तो वही है ना, मैनी आ रहा हो तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन मैनी से पहले उसने ए गुड या ए ग्रेट लगा दिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो भी प्लूरल वर्ब भी आएगा और प्लूरल ही
नाउन आएगा। ओके, जैसे यहाँ समझेंगे मैनी ए मैन हैज़ बीन अरेस्टेड। देखिए मैनी अकेला आ रहा है, उसके साथ ए आया है तो सिंगुलर नाउन आया है मैन और सिंगुलर ही वर्ब आई है। अब मैनी अकेला रहा है देखिए तो उसके साथ ये नाउन आ रहा है तो मैनी बॉयज़, ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल ही वर्ब है। ओके, ए ग्रेट मैनी, यहाँ ए ग्रेट मैनी आएगा तो गर्ल्स प्लूरल है अपने आप में और वर्ब भी क्या है यहाँ पे प्लूरल। तो सारे सेंटेंस अपने आप में ठीक हैं। ओके जी मेरे प्यारे साथियों, रूल नंबर 22 है। यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो का मैं शूट कर रहा हूँ तो कंप्लीट करूँगा ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, ठीक है, उसे कहीं साइलेंट माहौल में या नाइट में ही जाके हमें करना होगा, क्योंकि मैं ये डे में कवर कर रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन जैसे जिस सब्जेक्ट के लास्ट में, एक मिनट पेन ले लेते हैं, अरे क्या हुआ, ये है ICS आ रहा हो लगाया, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में ICS लगाया आता है और उससे पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज हो रहा हो। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। मैथमेटिक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट। अगर मैथमेटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट की बात चल रही है तो उसके साथ हम इज़ यूज कर लेंगे, लेकिन अगर मैं माई मैथमेटिक्स बोलने लगूँ तो माई मैथमेटिक्स एक प्लूरल हो गया तो इसके साथ हम आर यूज करेंगे। अब मैं जो माई मैथमेटिक्स में अगर मैं बोल रहा हूँ तो वह अब एक सब्जेक्ट नहीं रहा, वो कह रहा है मेरा जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो तुमसे अच्छा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब यहाँ पे माई मैथमेटिक्स का मतलब मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इसका मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जिसके लास्ट में ICS आ रहा हो उनसे पहले अगर पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, माई, हिज, हर वगैरह, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए भी थोड़ा सा, ईच है, ईदर है, नीदर है, ईच है, ईच एंड एवरी है, या ईच है, एवरी है, नो है, नन है, ठीक है, समबॉडी, समवन या वन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर, ये अपना आप में सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आता है। एग्जाम्पल आगे समझेंगे। देखिए पैटर्न भी लिखा है मैंने, पैटर्न देख लीजिए, ईच, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईच, एवरी, देखिए एंड से भी जुड़ने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईच एंड एवरी आ रहा हो तो भी सिंगुलर नाउन आएगा इनके साथ और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ईच, एवरी, नो या वन या समबॉडी, समवन या वन आ रहा हो तो इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। एक बात और ध्यान रखना इनके साथ, अगर ये सब्जेक्ट किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट बन रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर ये किसी नाउन के साथ आ रहे हैं जैसे ईच बॉय, तो ये वहाँ पे एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है। देखिए ईदर पेन इज़ माइन, ईदर पेन इज़ माइन, तो देखिए यहाँ पे ईदर है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर ही वर्ब है, लेकिन मैं पूछूँ आपसे इधर है क्या यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये पेन नाउन से पहले आ रहा है। ओके, ईच यहाँ अकेला आ रहा है, इसके अनुसार वर्ब आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ईच यहाँ पे प्रोनाउन है, ये यहाँ पे इधर एडजेक्टिव बन गया, ये यहाँ पे प्रोनाउन बन गया है। अगर इनमें से कोई सा भी अगर किसी नाउन से पहले आता है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होता है, अगर अकेला आ रहा है तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24, कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ के बाद ध्यान रखना, ये कुछ फ्रेज है, इनको याद रखना है। इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, अगर इनके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल नाउन होते भी सिंगुलर ही है वैसे, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर, अब देखिए मोस्ट ऑफ ये फ्रेज़ याद रखनी है आपको, उसके बाद जो जैसा नाउन उसके बाद ऐसा वर्ब, ऐसा कह सकते हैं हम। बॉयज़ है तो बॉयज़ के अनुसार वर्ब आ रहा है। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर है, फर्नीचर के साथ फर्नीचर को सिंगुलर माना जाता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ इज आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको इसमें कैसे पढ़ना है कि ये फ्रेज़ याद रखनी है, ठीक है भाई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक वीडियो में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब चीज़ें ऐसे कवर हो जाएगी, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, मेहनत आपको ही करनी है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या हाफ ऑफ, ये फ्रेज़ हैं तो इनकी कंडीशन याद रखनी है। इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ओके, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट रूल कहता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे पुलिस है, प्यूपिल है, पीजेंट्री है, कैटल है, बर्मीन है, जेंट्री है, पुलिस है, पब्लिक है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, ठीक है, कलर्जी है। इस तरह के नाउन हमेशा अपने साथ ये अपने आप में प्लूरल होते हैं और प्लूरल ही वर्ब इनके साथ आती है। द पुलिस हैव अरेस्टेड, द पुलिस हैव इनकार्टिस्ड हिम,
इनकार्सरेटेड हिम। ठीक है भाई। अब देखिए पुलिस क्या है, अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो ये क्या आ गया, प्लूरल ही वर्ब आ गया है। द जेंट्री अपने आप में प्लूरल नाउन है, और देखिए द जेंट्री ऑफ सोनीपत एंड रोहतक, तो यहाँ पर जो आर आ रहा है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक रूल बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई प्रीपोजिशन आ रही हो, उससे पहले कोई नाउन आ रहा हो, उसके बाद भी कोई नाउन आ रहा हो, चाहे वो नाउन एंड से ही क्यों जुड़ो या ना हो, ठीक है, उसके बाद भी एक नाउन हो, माना ये नाउन दो हैं, ये भी नाउन है, और इन दोनों नाउन को किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है, और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आ रही है, बस समझना इसको अच्छी तरीके से। यहाँ एक प्रीपोजिशन आ रही है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो इसके अनुसार आएगी, ये ध्यान रखना। एक प्रीपोजिशन आ रही है, उसके बाद कितने भी सब्जेक्ट आ रहे हो, चाहे वो एंड से जुड़ रहे हो, किसी भी कंजक्शन से जुड़ रहे हो, जो वर्ब आता है ये वाला, ये इस वाले नाउन के अनुसार आता है। ठीक है भाई। अब देखिए हम अपने रूल पर जाते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये, और ये सोनीपत एंड रोहतक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, सेंटेंस में मतलब है, लेकिन इससे वर्ब जो आ रही है इसके अनुसार नहीं आ रही, ये वर्ब जो आ रही है द जेंट्री के अनुसार आ रही है। ठीक है, जो रूल मैंने आपको समझाया है वो आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब आती है। नेक्स्ट रूल भी यही समझाया गया है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन बाकी का सब्जेक्ट होता है, ये चीज़ समझाई गई। देखिए अब यहाँ पे ऑफ आ रहा है, इससे मतलब नहीं है दिस स्कूल से, यहाँ पे ऑफ आ रहा है दिस स्कूल से मतलब नहीं है, और एक ही सेंटेंस है, द बॉयज़ के अनुसार वर्ब आएगी। यहाँ पे ये जा रहा है तो गलत है, आ आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट रूल है हमारा 27 कि यहाँ पे लिख रहा होगा ए नंबर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा इरेज कलर मिट हो जाए, ये ए नंबर ऑफ क्या लिख रहा है यहाँ पे, ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब आती है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैव बीन मेड। देखिए ए नंबर ऑफ के बाद, यानी कि ए नंबर ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब जो आएगी ए नंबर के अनुसार आएगी। ठीक है, ए नंबर को अगर प्लूरल माना गया है तो प्लूरल ही वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए अगर दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ, चलो अगर ना भी समझ में आया हो, ज़्यादा हार्ड नहीं था वैसे ये। देखिए ए नंबर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही वर्ब होगी। तो यहाँ पे ए नंबर लिख रहा है तो मिस्टेक्स ऑफ लिख रहा है, मिस्टेक्स लिख रहा है तो प्लूरल नाउन है मिस्टेक्स अपने आप में, अब प्लूरल ही वर्ब आ रही है। ठीक है, अब ये वर्ब किसके अनुसार आ रही है, ए नंबर ऑफ के अनुसार आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 28 रूल है हमारा। देखिए अगर कहीं एज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा जाता है, मीन्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। एज है या सो है, नीदर है या नोर है। ठीक है, इनको ध्यान रखना, 3-4 कंजक्शन है जिससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एज, सो, या नीदर या नोर हो। ठीक है, अगर ये किसी सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहे हैं तो इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है तो उनके यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर एंड शो, शो आ गया ना यहाँ पे शो, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आ रहा है माई फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब सो के स्थान पे एज भी हो सकता है, नीदर भी हो सकता है, नोर भी हो सकता है, कुछ भी इनमें से हो सकता है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ जैसे सो या इनमें से कोई सा भी कंजक्शन आ रहा है तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो इस वाले नाउन के अनुसार आएगी। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। देखिए मेंस में तक पूछे जाते हैं, इससे एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एज, सो, नीदर। एज, शो, नीदर, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं कि इनके बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो उनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही आती है, नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, वो कह रहा है रूल नंबर 29 में कि अगर सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और इनसे पहले ईच, एवरी या नो या ईच एंड एवरी जुड़ा हुआ हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पर कि 2 रूल हैं, मतलब रूल ऐसा मान लीजिए 2 वर्ड हैं, जैसे कि ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। देखिए एंड से 2 नाउन जोड़ रहे हो, दोनों से पहले ईच या एवरी यूज हो रहा हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे देखिए एंड है कंजक्शन से, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, मैन है, यहाँ पे वुमेन है। यहाँ पे इससे पहले क्या लग रहा है, ईच, तो यहाँ पे ईच मैन लिख रहा है, चाहे इससे पहले नहीं लिख रहा तो भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इससे पहले भी लिखा हुआ होता कि ईच मैन एंड ईच वुमेन तो भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने पीछे एक रूल सिखाया था आपको, तो उसी पर बेस्ड है ये।
ध्यान रखना। अभी देखिए अगर एंड से जुड़ा है, पहले वाले नाउन से पहले ईच आ रहा है और इस वाले नाउन से पहले ईच नहीं आ रहा तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। अब देखिए एंड से ही कंजक्शन जोड़ा है, इस वाले नाउन से पहले ईच आ रहा है, इस वाले नाउन से पहले भी ईच आ रहा है तो भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है भाई। और देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, नो एंड से जोड़ा है, अगर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, इससे पहले भी नो आ रहा है ये और इससे पहले भी नो आ रहा है ये, तो भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी कि नो इंडियन एंड नो अमेरिकन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ ही आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैं सोचना कि एंड से जोड़ दिए हैं दो नाउन और उनके साथ ईच या एवरी लग रहा है, अगर ईच एवरी नहीं होता तो प्लूरल वर्ब आती, लेकिन ईच एंड एवरी लग रहा है, एक चाहे एक ही नाउन के साथ लग रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अगर ईच एवरी नहीं होता तो प्लूरल वर्ब आती। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, देखिए हु, विच या दैट क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस में देखिए जैसे इट इज़ लिख रहा है, इट इज़ आई हु एम, यहाँ पे क्या कंडीशन है, एग्जाम्पल में समझ लेंगे आप। इट इज़ के वजह से आई लिख रहा है तो यहाँ पे आपको मी लिख के दे देगा, मतलब कुछ और भी लिख सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लिख के दे देगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ ये याद रखनी है कि इट इज़ के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। मी नहीं, आई आएगा। अगर यहाँ पर दैम होता तो दे लिखते, ठीक है। हिज हिम होता तो ही लिखते, यानी सब्जेक्टिव केस लिखते। और उसके बाद जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आया तो ये अब जो वर्ब आती है वो इसके अनुसार ही आती है। जैसे आई आ रहा है तो यहाँ पे एम जो आ रहा है ये आई के अनुसार ही आ रहा है, ठीक है भाई। इस चीज़ का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इट इज़ के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, पहला रूल ये। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो इसी के अनुसार आती है, जैसा भी ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जो अभी रूल हमने पीछे सिखाया था इसके बेस पर ये एग्जाम्पल्स हैं। हमारा रूल नंबर 31 है, अगर एक नाउन है, इस नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज हो रहा हो और ये एंड से जुड़ रहा हो, दूसरा नाउन है इससे पहले डिटरमाइनर यूज नहीं हो रहा हो, तो वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, पहले नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज हो रहा हो और वो एंड से जुड़ रहा हो, दूसरे नाउन से पहले ना यूज हो रहा हो, तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। क्योंकि वो एक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुण हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुण। जैसे मैं बोल दूँ द पेंटर एंड आर्किटेक्चर, द पेंटर एंड आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक ही व्यक्ति पेंटर भी है और आर्किटेक्चर भी है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब अगर हम एंड से ही जोड़ने हो दो नाउन, यानी कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है और इससे पहले भी डिटरमाइनर आ रहा है और इस वाले नाउन से पहले भी डिटरमाइनर आ रहा है। अब मैं जैसे बोल लूँगा द पेंटर एंड द आर्किटेक्चर, अब इसका मतलब क्या हो गया, पेंटर अलग है और आर्किटेक्चर अलग है। अब ये एक से ज़्यादा दो व्यक्ति हो गए तो प्लूरल वर्ब ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे, ए पोएट एंड डॉक्टर इज़ कमिंग। देखिए अब यानी कि जो पोएट है वही डॉक्टर है, तो इज़ कमिंग यहाँ सिंगुलर आ गया है। अब यहाँ क्या सेंस निकला, ए पोएट एंड ए डॉक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि एक पोएट अलग है एक डॉक्टर अलग है, ठीक है। तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जैसे एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो या वन, ठीक है। एनी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। देखिए एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के साथ क्या आएगा, हिज आएगा। नथिंग है तो उसके साथ भी इज आएगा। ये सब अपने आप में क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, सब होते हैं अपने आप में सिंगुलर प्रोनाउन। क्या कहते हैं इनको हम, प्रोनाउन। अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर अकेले आ रहे हैं तो ये प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब आती है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता दूं मैं आपको, जैसे समबॉडी, नो बॉडी, जिसके साथ बॉडी लग रहा हो या वन लग रहा हो, ठीक है भाई, जिसके साथ बॉडी या वन लग रहा हो, अगर इसके साथ हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो हिज यूज करते हैं, हिज। अगर जैसे समथिंग, नथिंग, जिसके साथ थिंग जोड़ रहा हो, जिसके साथ क्या जोड़ रहा हो, थिंग, अगर प्रोनाउन जोड़ने की बात चलेगी तो उसके लिए हम इट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट्स या इट या इट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये आगे बता दूंगा, हालांकि ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी यहाँ पर। देखिए मेजोरिटी एक ऐसा नाउन होता है जब ये अकेला प्रयोग हो, एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द मेजोरिटी इज़, अगर ये अकेले आ रहा नहीं आ रहा द मेजोरिटी, तो यहाँ पे इज़ भी ठीक है और भी ठीक है। यानी कि अगर मेजोरिटी एक ऐसा वर्ड है, ये ऐसा नाउन है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो तो इसके साथ हम इज भी यूज कर सकते हैं और आर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे ठीक हैं। इन द फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट रूल में ये कहा जा रहा है कि अगर लेकिन द मेजोरिटी के साथ अगर ऑफ लग रहा हो, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा हो, तो हमेशा ये प्लूरल ही वर्ब आएगी इसके साथ। कैसी वर्ब आएगी, हमेशा प्लूरल ही वर्ब आएगी, प्लूरल।
तो देखिए अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई है तो मेजोरिटी आ गया है, यहाँ पे मेजोरिटी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी आर, प्लूरल ही वर्ब आएगी, मैंने ये बताया, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं 34। देखिए दो सब्जेक्ट जब हमारे ईदर और, नीदर नॉर, और या नॉट ओनली बट आल्सो इन कंजंक्शन से अगर जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ईदर और, नीदर नॉर या और या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं तो वर्ब यहाँ पर लास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे ईदर वेडवल और हिज क्रोनीज, तो यहाँ पे और कंजक्शन आ गया तो ये इस नाउन को भी जोड़ रहा है, इसको भी जोड़ रहा, तो ये जो आर आ रहा है इसके अनुसार आ रहा है, इस वाले हिज क्रोनीज के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको यही एरर लिख के देगा वो कि वर्ब जो दे देगा वो पहले वाले नाउन के अनुसार दे देगा यहाँ पे, तो आपको यूज करनी है लास्ट वाले के अनुसार, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर यूज कर लेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज कर लेंगे, ओके, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बस ध्यान रखना, ये कंजक्शन याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट रूल हमारा 35। 50 रूल्स इसमें मैं कवर कराऊंगा पहली वीडियो में, लेकिन 4 पार्ट बनाने हैं, 4 पार्ट बना के मैं उसके पूरे 200-250 रूल्स की एक वीडियो ही कंबाइंड अपलोड कराऊंगा, जिसे हम मास्टर वीडियो कहेंगे, ओके भाई। ध्यान रखना, ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं वैसे। अनफुल विश ये पढ़ चुके हैं कंडीशनल सेंटेंस में हम वैसे। इफ़ हो, एज इफ़ हो या एज हो, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, एज इफ़ आ गया है, एज आ गया है, दो या ओ दैट या वुड दैट या आई विश से सेंटेंस शुरू होते हैं तो ठीक है, दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम। जैसे इफ़ आई वर माई फ्रेंड, इफ़ सी वर माई फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, हमेशा जैसे ऐसे मान लीजिए जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अगर वो मेरी होती, ठीक है, जबकि वो है नहीं, अगर वो मेरी होती, फ्रेंड होती या वाइफ होती, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन कर रहा हो, तो वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सी के साथ बाज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सी के साथ बर आएगा, यहाँ कोई गलती नहीं है। और लड़के क्या करते हैं, लड़के क्या मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे एरर बता देंगे कि सी के साथ तो बाज आएगा, लेकिन बाज नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों, सी के साथ बर ही आएगा। कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव कल्पना बताई जाती है, इफ़ सी वर माई फ्रेंड, अगर वो मेरी फ्रेंड होती आई वुड नेवर लेट हर गो, तो उस समय क्या करता, कभी, देखिए अरे क्या है भाई, एक मिनट, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे एक नेगेटिव कल्पना की जा रही है, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, ठीक है, तो सी के साथ यहाँ पे यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब बिल्कुल ठीक है, अपने आप में जायज़ सेंटेंस है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ वुड आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट क्या है, एक वर्ब है और जो कि अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके। नेक्स्ट रूल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तो ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, देखिए अब क्या लगा दिया हमने, एडजेक्टिव रिच, देखिए भाई, ठीक है, तो यहाँ पे द रिच है, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, क्या हो गया यहाँ पे, अमीर लोग, ओके साथियों। तो यहाँ पे द रिच का मतलब है जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, अमीर लोग, पूरे एक जाति को बता रहा है जो अमीर लोगों की जाति होती है। आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। नेक्स्ट रूल देखेंगे 37 है हमारा। देखिए जैसे ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहे हों, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित दूरी या वजन या ऊंचाई या अवधि का बोध हो, ठीक है, ध्यान रखना, उसके साथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, उसके बाद प्लूरल ही नाउन आ रहा हो, लेकिन उस नाउन से एक निश्चित दूरी की बात चल रही हो, वजन की बात चल रही हो, राशि या ऊंचाई की बात चल रही हो या अवधि की बात चल रही हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। जैसे 2 किलोमीटर्स, देखिए यहाँ पे टू क्या है, अपने आप में क्या है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है और किलोमीटर्स क्या है, यहाँ पे अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। तो इस किलोमीटर से एक निश्चित दूरी का पता चल रहा है, इज़ ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, 2 किलोमीटर एक लंबी डिस्टेंस होती है, वाकई में सच बात है, तो एक निश्चित बात है, डेफिनिट है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या यूज करते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में भी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए जैसे यही है 2 किलोमीटर्स इज़ ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये तो पिछले रूल हो गया। 38 रूल देखते हैं भाई। 38 रूल में क्या दिया गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में जाता है, पूछा जाता है सीजीएल मेंस में, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि अगर एंड है, एक कंजक्शन एंड आ रहा है, अगर किसी सेंटेंस का एक ही सब्जेक्ट है तो आई हैव नेवर गॉन, ठीक है भाई, या 2 वर्ब आ रही हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए गॉन आ गया, जैसे आई हैव आ रहा है तो आई हैव के साथ हमें क्या देना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
एंड के बाद देखिए अब जैसे यहाँ बिल आ गया है तो बिल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हालांकि गो दोनों जगह बर्बारी है, लेकिन इतना पता है कि अगर यहाँ हैव आ रहा है तो यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हम यहाँ जानते हैं कि बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ये देगा कि हैव के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा लिख के, यहाँ से गो ही हटा देगा। तो आपको याद रखना है कि अगर हैव के साथ हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे वर्ब लगानी ही पड़ेगी और थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। बिल के साथ यहाँ पे वर्ब है गो फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ बिल की जगह इज एम आर होता तो उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगती, गोइंग लगता। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है, तो ध्यान रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा 39 में क्या है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ ऐसे नाउंस होते हैं, जैसे देखा है कि दो नाउंस जब एंड से जुड़े हों, ठीक है, और दोनों नाउंस से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो या भाव हो, तो हमेशा सिंगुलर में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये चीज़ एक ही होती है, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। जो ब्रेड एंड बटर है वो मेरा क्या है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भी एंड से दो नाउन को जोड़ लगा है, ब्रेड को भी बटर को भी, तो यहाँ पे आर यूज कर लेंगे, तो आर नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ सेंटेंस में क्या कहा है, जब दो नाउंस एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव को शो करते हैं, बताते हैं, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है भाई। देखिए मेरे प्यारे साथियों, रूल नंबर 40 है कि नन ऑफ के बाद हमेशा जो भी नाउन हो या प्रोनाउन हो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे लिख कर दे सकता है आपको, सिंगुलर नाउन दे सकता है या सिंगुलर प्रोनाउन दे सकता है। और वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे नन ऑफ द बॉयज़ इज़, तो इज़ अपने आप में ठीक है, और यहाँ पे नाउन भी क्या है, प्लूरल, ये भी ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरर दे सकता है, नाउन को सिंगुलर दे सकता है, वर्ब को प्लूरल बना सकता है, तो कोई भी एरर दे सकता है आपको। ठीक है भी, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ जैसे ये वर्ड है हमारे, फ्यू है, ए फ्यू ऑफ है, फ्यू ऑफ है, मैनी है, मैनी ऑफ है, बोथ है या बोथ ऑफ है, ए ग्रेट मैनी ऑफ है। ये फ्रेज़ याद रखनी है भाई। ठीक है, दो चार बार इस तरीके से पढ़ लेना जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। गुड मैनी ऑफ है, या ए नंबर ऑफ है, या लार्ज नंबर ऑफ है। ठीक है, ए लार्ज नंबर्स ऑफ है के साथ हमेशा नाउन हो या प्रोनाउन हो कैसा आता है, हमेशा प्लूरल आता है। बस ये ध्यान रखना है, इनके साथ नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल ही नाउन आएगा। और इनके साथ जो वर्ब भी हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे देखिए ए फ्यू है, तो ए फ्यू अपने आप में प्लूरल है, उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। यह सेंटेंस अपने आप में ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, देखिए इनके बाद नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, और वर्ब किसके अनुसार आएगी, ए लार्ज नंबर ऑफ के अनुसार आएगी। तो कैसी आ रही है, हैव आ रही है। तो ये अपने आप ठीक है सेंटेंस। ठीक है भाई। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारा, रूल नंबर 42 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अभी देखिए रेस्ट ऑफ आ रहा हो, 1/3 ऑफ आ रहा हो, 2/3 आ रहा हो। देखिए यहाँ पे 1 था तो 3rd आ गया, और यहाँ पे 2 हो गया तो 3rds हो गया, 3rds। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 3 है तो 4ths हो गया। 10 हो, 20 हो, 30 हो, 60 हो, 70% ऑफ आ रहा हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, रूल क्या कहते हैं, अगर ये फ्रेज़ आ रही हो तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात ध्यान रखना। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए अगर ये रेस्ट ऑफ आ रहा हो, 1/3 ऑफ आ रहा हो, 2/3 ऑफ आ रहा हो, 3/4 ऑफ आ रहा हो, 10 या 20, 30, 40, 60% आ रहा हो, ऑफ आ रहा हो, तो इसके बाद इन फ्रेज़ के बाद, किसके बाद, इन फ्रेज़ के बाद, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इन फ्रेज़ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे समझेंगे। 2/3 लिख रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नाउन कैसा आ रहा है, बुक्स, तो बुक्स के अनुसार क्या आएगा, हैव आएगा अपने आप में। ठीक है सेंटेंस। अब यहाँ क्या है, 1/3 से मतलब नहीं है। इसके बाद देखिए ऑफ के बाद नाउन कैसा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, दिस बुक, तो सिंगुलर वर्ब पर ये हैज़। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए ये चीज़ आपने आपको समझा दी है वैसे कि मोर देन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, ये पीछे मैंने समझा दिया है आपको। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताई गई है कि अगर मोर आ रहा हो उसके साथ प्लूरल नाउन आए, क्या आए, मोर आ रहा हो उसके साथ प्लूरल नाउन आए, उसके बाद देन वन आ रहा हो, तो हमेशा प्लूरल, उसको प्लूरल माना जाता है, उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है, प्लूरल ही वर्ब आती है। ध्यान रखना भी, आगे रूल में समझा दूंगा, यहाँ पे सिर्फ रूल दिया है, एग्जाम्पल नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए मोर आ रहा हो उसके साथ अगर प्लूरल नाउन आ रहा हो, उसके साथ देन वन आ रहा हो, तो प्लूरल, उसको प्लूरल माना जाता है, प्लूरल ही वर्ब उसके साथ आती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, ध्यान रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट रूल है हमारा 44,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको समझना। देखिए अगर कोई प्रीपोजिशन आ रही हो, कोई भी प्रीपोजिशन आ रही हो, तो उससे पहले दोनों नाउन आ रहे हो और दोनों सेम होते हैं और दोनों ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है, भी ध्यान रखना है। अगर देखिए किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन को जोड़ा गया हो और दोनों नाउन सेम हो, क्या हो, दोनों सेम, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, दोनों सिंगुलर होंगे। जैसे यहाँ देखिए बुक आफ्टर बुक हैज़, और उनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। कैसे वर्ब आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ध्यान रखना है। क्या एरर देता है यहाँ पे, दो एरर देगा आपको बना के कि आफ्टर जैसे प्रीपोजिशन आ गया तो देखिए दोनों नाउन्स बुक एंड बुक दोनों सेम है, तो यहाँ पे बुक्स एंड बुक्स लिख देगा, बुक्स आफ्टर बुक्स लिख देगा, ठीक है भी, जो कि अपने आप में क्या होगा, गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है, बुक लिखना सिंगुलर लिखना है, बुक आफ्टर बुक, और वर्ब भी कैसे यूज़ करनी है, सिंगुलर। तो या तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब में एरर दे देगा या नाउन में दे देगा, ठीक है, ध्यान रखना है। सिटी आफ्टर सिटी तो ठीक है, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ कर देगा यहाँ पे, तो अब वर्ब क्या कर देगा, या तो वर्ब प्लूरल कर देगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल ठीक है अपने आप में, लेकिन मैं एरर बता रहा हूँ आपको, एरर कैसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 45 है हमारा। रूल नंबर 45 कह रहा है, यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन, अरे भैया बड़ा शोर शराबा हो रहा है। आज की वीडियो में दिन में शूट कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे भी बस कोऑपरेट कर लेना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम वो नाइट में ही बना के दूँ, जिसमें आपको डिस्टर्बेंस ही ना हो बिल्कुल भी। कोशिश मैं अपनी तरफ से यही करूँगा, ये मॉर्निंग में 3 बजे या 4 बजे उठ के ही बनाऊँगा, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा 45, कलेक्टिव नाउन के ऊपर बेस्ड है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ऐसा ग्रुप या एक समूह जो एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे जूरी है, जूरी क्या होता है, ग्रुप जजों का समूह होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का कलेक्टिव नाउन हो तो ध्यान रखना है, अगर ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट में काम करता है, एक यूनिट में काम करता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ये एक मेंबर्स की तरह काम करता है तो इसके साथ एक प्लूरल वर्ब आती है। यानी कि ऐसे मान लीजिए कोई जूरी हैं या जज हैं, मान लीजिए जज हैं, अगर जजों की सबकी एक राय है, माना ये जज है, इन जजों की सबकी एक राय है, ये बहुत सारे जज हैं, ठीक है भाई, इनकी सबकी एक ही राय है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर इन जजों की एक की राय अलग है, एक की राय अलग है, इसकी राय अलग है, हर जज की अलग अलग राय है, ठीक है, यानी कि उनके बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया है। अगर मतभेद हो गया है तो ये बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, द जूरी हैज़ गिवन इट्स देखिए भाई मेरे प्यारे साथियों, देखिए द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पर जूरी का जो मतलब निकल रहा है बिल्कुल सिंगुलर निकल रहा है, मानी कि जब जो जूरी है वो एक ही उसमें है, ठीक है, उनका जो भी आदेश है जो भी है वो वर्डिक्ट इनका 8 है, बिल्कुल सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन इशू, मतलब कोई इशू है तो हर जज की क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की अपनी ओपिनियंस है, तो इसलिए यहाँ पे हमने जूरी के साथ क्या यूज कर लिया, हैव यूज कर लिया। यहाँ पे सिंगुलर बता रहा था तो सिंगुलर सेंस यूज कर लिया। द जूरी आर्ग्यूइंग ओवर दिस इशूज। अब यहाँ पे देखिए जो इशू, जो जूरी है, जज हैं, वो किसी इशू पे क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। नहीं भाई ये मेरी कास्ट का है तो मैं इसे फांसी नहीं दूंगा, वो कह रहा है नहीं ये मेरे कास्ट का है इसे फांसी नहीं दूंगा, इसी की बात चल रही है, ठीक है, अलग अलग आर्ग्यू हो रही है, बहस हो रही है उनमें, तो यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं 46, और देखिए नथिंग बट है, ये कह रहा है नथिंग बट के बाद नाउन आता है, कैसा होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ गलत बोल दिया है इसने। देखिए नथिंग बट के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आए या प्लूरल आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। नथिंग बट के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आए या प्लूरल आए, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। नथिंग बट के बाद देखिए यहाँ चेयर्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। नथिंग बट के बाद देखिए वाटर आ रहा है, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। वाटर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो नाउन कैसा भी आए नथिंग बट के बाद, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, ओके। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट रूल है हमारा 47। इसमें क्या कंडीशंस होती है, ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स की एक ट्रिक भी होती है, इसकी मैं बाद में समझा दूंगा वैसे, लेकिन थोड़ा सा समझाया था जब यहाँ पे आ गया है रूल। तो एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव साइज, जनरल डिस्क्रिप्शंस, एडजेक्टिव एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये इस तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये किसी एक सेंटेंस में यूज हो रहे हों, दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज हो रहे हों, तो बस इनको एक क्रम में लिखना होता है। क्रम क्या है इनका, बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आएगा, साइज़ की बात करेंगे, फिर एक जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, फिर एज की, फिर शेप की। तो ये याद रखने हैं आपको, ये जो एडजेक्टिव हैं बस वही याद रखने हैं आपको, और इनका एक क्रम याद रखना है कि बस कि कौन सा वाला एडजेक्टिव पहले आ रहा है। साइज़ आ रहा है तो पहले साइज़ आएगा, उससे पहले अगर
इनमें से डिस्क्रिप्शन वाला आ रहा है या एज वाला आ रहा है, तो इसी के से आपको एरर बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आई मेड ए टॉल ब्लैक गर्ल लास्ट नाइट, तो यहाँ पर टॉल और ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, ये अपने आप में सीक्वेंस में ठीक है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही एरर पूछाएगा और ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको पेशेंस रखना क्योंकि इसे याद करने में थोड़ी मेहनत पड़ेगी, तो इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट रूल है देखिए मेरे प्यारे साथियों, और ये हमारे इसमें 50 रूल्स हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में हम इतने ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि आज दिन में शोर शराबा भी हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि 100 रूल कवर करा दूँ आज आपको। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। सबसे पहली बात तो ये, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल रूप नहीं होता है या प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे वी हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क्स, तो यहाँ पे देखिए वर्क्स नहीं आएगा, वर्क क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं करते। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, वाटर है, सीनरी, फर्नीचर, ठीक है, ऐसे के नाउन होते हैं, इसके साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, द का यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है। दिस इज़ वाटर, ठीक है। द फर्नीचर, फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन, इज़ एक्सपेंसिव। और ध्यान रखना जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ओके। ध्यान रखना नेक्स्ट रूल हमारा 50 और ये आज का लास्ट रूल है, कंपाउंड नाउन जितने भी होते हैं तो उनमें जो मुख्य वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, एस या ई एस उस नाउन में लगाते हैं। अगर उसका प्लूरल बनाना हो तो मेन जो वर्ड होता है उसी में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे ऑल मेंबर्स इन लॉ, सॉरी मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ का मतलब क्या होता है, सासू होती है ना, तो भाई इसे अगर मैं बोलूँ आपको मदर इन लॉ है, इसका अगर प्लूरल बनाना है तो बहुत से लाज में एस लगा देंगे, लाज में नहीं लगने का, मदर्स जो इसे मेन वर्ड तो मदर है ना, तो इसमें लगाएंगे एस प्लूरल बनाने के लिए। और देखिए जैसे डॉटर इन लॉ है, तो मैं आपको कहूँ डॉटर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, तो ऐसे नाउन को तो कहते हैं हम कंपाउंड नाउन। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसमें मेन वर्ड कौन सा है, डॉटर है या ला है, मेन वर्ड है इसमें डॉटर, तो डॉटर्स में लगाएंगे ऐसे ही है जो भी लगाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लूरल, ओके। अब ये प्लूरल बन जाएगा तो अपने साथ वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा और प्लूरल ही प्रोनाउन लेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने 50 रूल्स कवर किए हैं और जी लगभग 200 प्लस का टारगेट मैं बना रहा हूँ, और ये वीडियो ही जब अपलोड करूँगा मैं, जब कम से कम पूरे 200 प्लस रूल, जितने भी रूल्स मेरे पास 200 प्लस है, मुझे इतना ध्यान है क्योंकि मैंने सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो एक ही साथ अपलोड कर दूँगा, और जिसका एग्ज़ाम हो SSC CHSL CPO CGL का, तो एक बार इस वीडियो को देख के चले जाना। मैं कहता हूँ प्री के लिए, तो प्री के लिए कम से कम 70% ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी, प्री के लिए 70 से 90% मान के चलो। कुछ ऐसे रूल हैं जो इसमें बहुत सारे इंक्लूड नहीं है, अभी रह गए हैं, ठीक है। हालांकि कुछ मेरे नोट्स हैं, जो पर्सनल नोट्स मैंने बनाए हैं, जो मैंने दिल्ली में कोचिंग की है, तो उस नोट्स के PDF बना के मैं उनको डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, तो इसी पे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको अगर लग रहा है कि ग्रामर हमारी इंप्रूव हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो पे आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और देखिए मेरी बात समझिए कि बहुत से लोग इससे सुनेंगे कि वीडियो लगातार क्यों नहीं आ रही है। तो मेरे दोस्तों अभी नया चैनल क्रिएट किया है, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हो पाया है, यानी कि इसमें जो वॉच टाइम है वो कवर नहीं हो पाया अभी। 3000 घंटे समथिंग या 3100 घंटे समथिंग हुआ है, तो अभी इसलिए मेरा मन नहीं होता, कभी कभी वीडियो बना कर डालता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अच्छी एक यूट्यूब फैमिली हो जाएगी, तो मेहनत इतनी करूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा मैं आपके साथ, कि इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम ही ना रहे। मैथ भी पढ़ाता हूँ हालांकि मैं, लेकिन आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम ही ना रहे। बहुत ठीक ठाक मेहनत और रेगुलर कंटेंट मिलेगा आपको। टॉपिक लेंगे तो बोर्ड है वैसा मेरा एक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, एक रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग ही अपलोड किया करेंगे, जब एक हमारी यूट्यूब फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो आप भी बस जुड़ जाइए, थोड़ा पेशेंस रखना, ताकि हमारी फैमिली इकट्ठी होती रहे और अच्छा लगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।